लिन यू लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। ओह, ये तो लिन यू नहीं है। जियांगचे ने ये मेंग्याओ को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी नजर लिन यू पर डाली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बाकी स्टूडेंट्स उस मुस्कान का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन लिन यू कैसे नहीं समझता? ये साफ साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। जियांगचे, इतना घमंडी मत बनो। एक दिन मैं अपनी हर चीज वापस लेकर रहूंगा। लिन यू ने गुस्से में यह बात कही और पलटकर चला गया। वो जरूर वापस आएगा। जियांगचे ने जाते हुए लिन यू की पीठ को देखा। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। अब जब लिन यू को कैंपस से बाहर कर दिया गया था, तो स्कूल वाली कई स्टोरी लाइंस अब ट्रिगर नहीं होंगी। इससे प्लॉट अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में जा सकता था। लेकिन जियांगचे ने जल्दी ही सोचना शुरू कर दिया। लिन यू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ओरिजिनल स्टोरी में शुरुआती दिनों में लिन यू ने दो तरीकों से कनेक्शंस बनाए थे और अपनी ताकत बढ़ाई थी। पहला, रोड साइड स्टॉल लगाकर लोगों का इलाज करना, जान बचाना और इसी बहाने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शन बनाना। दूसरा, चुपके से अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग्स में जाकर ब्लैक बॉक्सिंग लड़ना और लाइफ एंड डेथ बैटल्स के जरिए तेजी से मजबूत होना। तो अब इन्हीं दो पॉइंट्स को टारगेट किया जा सकता था। इलाज करना चाहता है? मेडिकल लाइसेंस है क्या? अंडरग्राउंड बॉक्सिंग लड़ना चाहता है? सीधा पुलिस कंप्लेंट करके जेल भिजवा देंगे। जियांगचे ने इतने सालों में ढेर सारे अर्बन फैंटेसी नॉवेल्स पढ़े थे और उनके बेवकूफाना प्लॉट्स पर खूब क्रिटिसिज्म किया था। अब वही एक्सपीरियंस काम आ रहा था। वांगजेंग, ल्यूटिए, इधर आओ। क्लास खत्म होने के बाद जियांगचे ने दोनों को बुलाया। ब्रदर जांग, क्या हुआ? भाई आप तो कमाल हो, अकेले ही एनसर्कलमेंट तोड़कर ये मेंग्याओ को बचा लाए। जियांगचे ने दोनों को हल्की नजर से देखा। ल्यूटिए, तुम्हारे घर वाले कुछ इल्लीगल बॉक्सिंग रिंग्स चलाते हैं ना? ल्यूटिए थोड़ा गिल्टी होकर हंसा। ब्रदर जियांग, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पूरा बिजनेस लीगल है। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग्स इलीगल ऑपरेशंस थे। वहां भारी गैम्बलिंग होती थी और कभी कभी लोग मर भी जाते थे। जियांगचे ने उसकी बात एक्सपोज नहीं की। लिन यू मार्शल आर्टिस्ट है, उसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ भी है। हो सकता है वो तुम्हारे बॉक्सिंग रिंग में लड़ने आए। तब सीधे भिड़ना मत, बस उसे परेशान करना, और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस बुला लेना। और हाँ, अगले कुछ दिनों में वो रोड साइड स्टॉल लगाकर लोगों का इलाज भी कर सकता है। जैसे ही वो किसी का ट्रीटमेंट करे, पुलिस को रिपोर्ट कर देना कि वो बिना लाइसेंस मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद जियांगचे ने खुद उन्हें डिटेल में सिखाया कि लिन यू को कैसे हैंडल करना है। हालांकि ये दोनों थोड़े बेवकूफ थे, लेकिन लॉयल्टी में पूरे पक्के थे। ओरिजिनल स्टोरी में लिन यू से इतनी बेइज्जती खाने के बाद भी इन्होंने कभी बिट्रेयल नहीं किया था। ठीक है यंग मास्टर जांग, प्रैंक करने में मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन यंग मास्टर जांग, अगर लिन यू ने हम पर हमला कर दिया तो? मेरे पापा के एक क्लाइंट के बॉडीगार्ड के पास इंटरनल स्ट्रेंथ थी। वो एक पंच में इंसान मार सकता था। मोटा वांग जेंग थोड़ा डर गया। फैटी, तू इतना बेवकूफ क्यों है? ल्यूटियो ने तुरंत बात पकड़ ली। अगर लड़ नहीं सकते तो सीधा जमीन पर लेट जाना। इंजरी का ड्रामा करके उससे पैसे ऐंठ लेंगे, समझा? बहुत बढ़िया, पोटेंशियल है तुम्हें। जियांगचे ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लिन यू का ब्रेन डेड प्रोटोगोनिस्ट ऑनरा हटते ही वांग जेंग और ल्यूटिये की आंखें जैसे साफ हो गई थीं। उनकी बेवकूफी गायब हो चुकी थी और दिमाग फिर से काम करने लगा था। दोनों खुशी खुशी भाग गए। जियांगचे की आंखें फिर ठंडी हो गईं। अगर ये दोनों यूजफुल साबित हुए तो उसकी काफी मेहनत बच जाएगी। अगर नहीं हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वो सिर्फ टूल्स ही थे। पूरी सुबह ये मेंग्याओ अलग अलग बहाने बनाकर जियांगचे के करीब आने की कोशिश करती रही। जो गॉडेस पहले उसे घास तक नहीं डालती थी, अब वहीं पूरी तरह सिंप बन चुकी थी। किस्मत सच में तेजी से पलटती है। ये मेंग्याओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तो तुम मुझे इग्नोर करती थी, अब ये नया ड्रामा क्यों? मेरी फीलिंग्स के साथ फिर से खेलना चाहती हो? जियांगचे अच्छे से जानता था कि किसी लड़की को कैसे फिश करना है। अगर वो लगातार कोल्ड बना रहता और ये मेंग्याओ को कोई जवाब नहीं देता, तो शायद ये लड़की सच में हार मान लेती। लेकिन जियांगचे ऐसा नहीं चाहता था। अगर वो उसे थोड़ा भी रिस्पॉन्स देता, तो ये मेंग्याओ खुद ही उसकी हर बात का मतलब 100 गुना बढ़ाकर सोचने लगती। क्या यही कांटलेस सिंप लड़कों की सच्चाई नहीं थी? असल में गॉडेस भी अलग नहीं होती। जियांगचे, मैं मानती हूं कि पहले मेरा एटीट्यूड गलत था। मैं माफी मांगती हूं। मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहा। तब मैं छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं था। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? एक मौका, तुम्हें पसंद करने का? ये मेंग्याओ ने सीधे कन्फेशन कर दिया। जो लड़की हमेशा प्यार की बातों से बचती थी, वही अब खुद जियांगचे को कन्फेस कर रही थी। पूरी क्लास के लिए ये किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की 1 महीने पहले तक जियांगचे को नापसंद करती थी, वो अब उसके पीछे क्यों भाग रही है। क्या ये हीरो सेविंग द ब्यूटी वाला इफेक्ट था? युवानर चुपचाप अपनी डेस्क पर लेटी खिड़की के बाहर देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन यह सीन देखकर उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था।
बदमाश, पूरा का पूरा बदमाश। छोटी लड़की का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। ये मेंग्याओ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उनकी क्लोजनेस आम बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा थी। हालांकि युवानर ने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में ये मेंग्याओ के लिए एक हल्की सी स्पेशल फीलिंग पैदा हो चुकी थी। और दूसरी तरफ था जियांगचे। ये दो छोटी लिलीज खिलने से पहले ही ग्रेट डीमन किंग जियांगचे द्वारा बेरहमी से तोड़ दी गईं। तुम्हें एक चांस दूं? जियांगचे हल्का सा हंसा और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर सेल्फ मॉकरी भरी मुस्कान थी। याओ याओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब मैं इतने साल तुम्हारे पीछे भाग रहा था तो मैं सच में तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैं तो बस उस छोटी लड़की को ढूंढ रहा था, वो मासूम और बेफिक्र लड़की जो प्रिंसेस ड्रेस पहनकर मेरे पीछे पीछे घूमती थी और मुझे ब्रदर जांग कहकर बुलाती थी। लेकिन वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है और पूरी तरह गायब हो गई। जियांगचे की आवाज में राहत भी थी और हल्का सा दर्द भी। उसने एक बार भी सीधे ये मेंग्याओ का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी हर बात उसी के बारे में थी। है छोटी लड़की, अब जल्दी करो। ये मेंग्याओ पूरी तरह से सन्न रह गई। वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांगचे ऐसी बात कहेगा। क्या ये बचपन से मेरा पीछा करने जैसा है? हाँ, जब वो छोटी थी तब वो और जियांगचे सबकी नजर में एक परफेक्ट चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स की जोड़ी थे। वो हमेशा जियांगचे के पीछे पीछे घूमती रहती थी। वो दिन कितने खूबसूरत, मासूम और बेफिक्र थे। अब समझ में आया। अब सब समझ में आ गया। ये मेंग्याओ के मुंह में कड़वाहट भर गई। उसका सीना भारी हो गया और आंखों से आंसू निकलने को थे। तो असल में जियांगचे उसे बहुत पहले से पसंद करता था, बस अब नहीं करता। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ, बहुत ज्यादा देर से। लेकिन उसने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। जियांगचे, पहले तुमने 2 साल तक मेरा पीछा किया था, इस बार मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। लड़की ने मन ही मन खुद को हिम्मत दी। ये खबर कि ये मेंग्याओ ने स्कूल में सबके सामने जियांगचे को अपने दिल की बात बता दी, बहुत जल्दी पूरे शिलान मिडिल स्कूल में फैल गई। पूरा स्कूल हिल गया। अनगिनत लड़कों के दिल टूट गए जो चुपके से उसे पसंद करते थे। लेकिन इस सब का कारण बना जियांगचे बिल्कुल शांत और बेफिक्र था। मेरी प्यारी वानेर, कार में बैठोगी? मेरे घर चलो और मुझे ट्यूशन दो। जियांगचे के हैंडसम चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई जब उसने यू वानेर को दीवार के पास घेर लिया। अभी अभी उसने एक यंग लेडी को परेशान किया था और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को घेर रहा था। उसे यह सब बेहद मजेदार लग रहा था। यू वानेर जैसी छोटी लड़की को जबरदस्ती और लालच देकर रुलाना उसे अजीब तरह का मजा देता था। मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आना चाहती। कल मुझे अपनी मां को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जाना है। तुम पहले पैसे दे दो, मैं बाद में पढ़ा दूंगी। यू वानेर ने अपना स्कूल बैग उठाया और जियांगचे की बाह के नीचे से निकल गई। वो इतनी छोटी थी कि झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हाइट जियांगचे के कंधे तक भी नहीं पहुंचती थी। हाँ, तुम सोचती हो मुझसे फ्री में पैसे मिल जाएंगे? दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। कल की बात कल होगी, पहले आज की क्लास पूरी करो। जियांगचे ने यू वानेर को पकड़कर कार में धक्का दे दिया। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सनकी आदमी सड़क से छोटी लड़की को उठा ले जा रहा हो। लेकिन यू वानेर घबराई नहीं। आखिर वो जियांगचे के छूने की आदी हो चुकी थी। हम्फ, तुम बड़े घटिया इंसान हो। तुमने सिस्टर याओ याओ की फीलिंग्स के साथ खेला। एक अनुभवी ग्रीन टी लड़की होने के नाते यू वानेर तुरंत समझ गई कि आज जियांगचे बस ये मेंग्याओ को अपने इशारों पर नचा रहा था। वो सिर्फ एक सुपर पेरवर्ट था जो ना सिर्फ उसे परेशान करता था बल्कि सिस्टर याओ की फीलिंग्स से भी खेल रहा था। हाँ, तुम्हें अपनी याओ याओ की इतनी चिंता है। तुम उसकी नकली बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। एक्टिंग तुम कर रहे हो। मैं सिस्टर याओ याओ और अपने रिश्ते को क्यों खराब करूंगी? जियांगचे हंस पड़ा। क्या मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं? कम से कम मैंने ये मेंग्याओ की जान बचाई। अब वो मेरी बहुत आभारी है, यहां तक कि मुझे खुश करने की कोशिश भी कर रही है। और तुमने उसके लिए क्या किया? उसके साथ चिपककर उसका फायदा उठाने के अलावा तुम कर ही क्या सकती हो? इतने झूठ बोलने के बाद अब जियांगचे खुद भी उन पर विश्वास करने लगा था। तुम, युवानेर ने अपने छोटे टाइगर टीथ दिखाते हुए दांत पीसे। जियांगचे की हर बात सीधे उसके दिल पर चोट कर रही थी। हम्म, तुमने सिस्टर याओ को जरूर किसी छिपे मकसद से बचाया होगा। अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे जैसा पैरवट ये मेंग्याओ को कैसे ठुकरा सकता है? मैंने ये मेंग्याओ को भी छुआ है। वो तुमसे बड़ी है, कम से कम बीकअप तो है। तुम अपनी फ्लैट चेस्ट को लेकर इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम! युवानेर गुस्से से कांप उठी। हालांकि युवानेर थोड़ी चालाक लड़की थी, लेकिन वो दिल से बुरी नहीं थी। कम से कम पैसे मिलने के बाद अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। वो जियांगचे को बहुत ध्यान से पढ़ा रही थी। हालांकि बीच बीच में उसे उसकी हरकतों से बचकर भी रहना पड़ रहा था। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? छोटी लड़की बेचैन होकर उसे घूरने लगी। मैं इतनी देर से समझा रही हूं और तुम बस गंदी हरकतें कर रहे हो। तुम सच में पूरे पैरवट हो।
बिल्कुल सुन रहा हूं। ये सवाल आसान नहीं है ना? जियांगचे ने पेन उठाया और आराम से जवाब लिख दिया। है? सही है? जियांगचे, क्या तुमने ये सवाल पहले भी हल किया था? नहीं। हम्म, मुझे भरोसा नहीं। युवानेर से बहुत अच्छी खुशबू आती थी और उसका शरीर बेहद नरम था। किस्मत की नायिका होने के कारण उसका आकर्षण अलग ही स्तर का था। जियांगचे ने अपनी जिंदगी में अनगिनत खूबसूरत लड़कियां देखी थीं और वो एक नजर में समझ गया कि यू वॉन एयर जैसी लीगल लोली टॉप क्वालिटी लड़की थी। ये बात ये मेंग्याओ और वांग यानरान पर भी लागू होती थी। आखिर लेखक ने हर तरह के रीडर्स को खुश करने के लिए हर टाइप की लड़की बनाई थी। क्यूट लोली, घमंडी यंग लेडी, ठंडी पुलिस वुमन, डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ। अब जब मैं विलन बन चुका हूं तो मैं हीरो से सब कुछ छीन लूंगा। सिर्फ मौके नहीं, उसकी औरतें भी। जियांगचे, तुम कहां हाथ लगा रहे हो? तुम घटिया इंसान। जैसा जियांगचे ने सोचा था, एक बार किसी लड़की की बॉटम लाइन टूट जाए तो वो धीरे धीरे और नीचे गिरती चली जाती है। हर बुराई की शुरुआत सिर्फ एक किस से हुई थी। हालांकि युवानेर इतनी जल्दी पूरी तरह नहीं टूटी थी, लेकिन जियांगचे पहले ही उसका पूरा फायदा उठा चुका था। हे हे, एयरपोर्ट! जियांगचे कालीन पर बैठा हुआ पेन घुमा रहा था और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। छी! तुम गंदे पेरवर्ट! युवानेर ने अपने बिखरे कपड़े ठीक किए और उसे घूरने लगी, जैसे उसे खा जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। ये सब आखिर ऐसा कैसे हो गया? उसकी बॉटम लाइन लगातार टूटती जा रही थी। पहले तो वो कभी किस तक के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन अब अभी जो कुछ जियांगचे ने उसके साथ किया, उसे याद करके उसके दिल में डर पैदा हो गया। उसी समय ये मिंग्याओ अपने परिवार के साथ जियांग फैमिली विला के गेट पर पहुंच चुकी थी। बटलर ली, जियांगचे ने हमारी याओ याओ की जान बचाई थी। आज हम खास तौर पर उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये चांगकोंग का रवैया बेहद विनम्र था, यहां तक कि वो जियांग फैमिली के एक साधारण बटलर के सामने भी खुद को नीचे रख रहा था। आखिर जियांगचे ने उन पर एहसान किया था और जियांग फैमिली हांगजो की सबसे अमीर फैमिली थी। उनकी ताकत मजाक नहीं थी। असल में वो सिर्फ धन्यवाद कहने नहीं आए थे, उनके कुछ और इरादे भी थे। बटलर ली मिंग ने सिर हिलाया। मिस्टर जियांग और बाकी लोग घर पर हैं, कृपया मेरे साथ आइए। ये मिंग्याओ अपने माता पिता के पीछे पीछे चल रही थी और जियांग फैमिली के विला को देख रही थी। ऐसे डिटैच्ड विला उसके जैसी अमीर लड़की के लिए कोई नई बात नहीं थी। एक विला बनाने में बस कुछ 100 मिलियन लगते थे। इसके अलावा बचपन में वो अक्सर यहां खेलने आती थी। वो और जियांगचे गार्डन में छुपन छुपाई खेलते थे। धीरे धीरे वो सारी यादें लड़की के दिमाग में साफ होने लगीं। पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर उठी और वो जम गई। विला की तीसरी मंजिल पर बड़े से फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने दो लोग किस कर रहे थे। वो जियांगचे था और युवानेर। ये मेंग्याओ का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जियांगचे और युवानियर के बीच ऐसा रिश्ता हो सकता है। ये मेंग्याओ डर गई थी। कुछ समय पहले ही उसे अपनी जियांगचे के लिए भावनाओं का एहसास हुआ था और तब से वो लगातार उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को बार बार हिम्मत देती रहती थी, जब तक उसकी भावनाएं सच्ची हैं, वो एक दिन जियांगचे को जरूर फिर से अपनी तरफ खींच लेगी। ये मेंग्याओ ने मजबूरी में अपने आंसू पोंछे, लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो खिड़की के सामने सिर्फ जियांगचे खड़ा था। क्या मैं जियांगचे को लेकर इतनी ज्यादा जुनूनी हो गई हूं कि मुझे भ्रम होने लगा है? जरूर ऐसा ही होगा। हालांकि हाल के दिनों में जियांगचे और वानेर के बीच थोड़ा अजीब माहौल था, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले ही सबके सामने जता दिया था कि जियांगचे उसके लिए खास है, तो यू वानेर ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। खांसी, खांसी। मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? बेडरूम में जियांगचे आराम से अपने कपड़ों के बटन बंद कर रहा था। यू वानेर घबराई हुई लग रही थी। ओ नहीं, मैं तो गई। याओ याओ ने हमें अभी देख लिया। अगर सिस्टर याओ को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? हम्फ, तुम घटिया इंसान हो, सारी गलती तुम्हारी है। उसने तुरंत सारा दोष जियांगचे पर डाल दिया, लेकिन जियांगचे बस मुस्कुरा दिया। नीचे से जल्दी ही परिचित आवाजें आने लगीं। ये मेंग्याओ का परिवार जियांगचे के माता पिता से बात कर रहा था। जियांगचे, अब क्या करें? अगर ये मेंग्याओ को सब पता चल गया तो? युवानियर बेचैन हो गई। तुम बाद में मेरी मदद करोगे ना? याओ याओ थोड़ी भोली है, अगर तुम कुछ कहोगे तो वो मान जाएंगी। जियांगचे ने बाहें बांध ली। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? युवानियर ने नाराज होकर कहा। तुमने मुझे पहले ही इतनी परेशानी में डाल दिया है, अब मदद करने में क्या दिक्कत है? प्लीज, ब्रदर जियांगचे! लड़की तुरंत मनाने लगी। जियांगचे ने हल्की मुस्कान दी। तुम यहीं रुको, मैं पहले नीचे जा रहा हूं। पकड़ी जाओगी या नहीं, वो तुम्हारी किस्मत पर है। ओह! युवानेर अलमारी के अंदर छिप गई। असल में वो ऐसा नहीं करना चाहती थी,
लेकिन ये मेंग्याओ इस समय जियांगचे के पीछे थी और उसकी खुद की जियांगचे के साथ नजदीकियां गलत समझी जा सकती थीं। अगर ये मेंग्याओ को सच पता चल गया तो शायद वो उससे नाराज हो जाती। पहली मंजिल के लिविंग रूम में ये मेंग्याओ के माता पिता जियांगचे के माता पिता से बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शाओचे नहीं होता तो हमारी याओ याओ इस बार सच में खतरे में पड़ जाती। अरे नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा ही है, वो किसी भी सहपाठी की मदद करता। लेकिन ये चांगकोंग और बाकी लोग साफ महसूस कर सकते थे कि जियांग परिवार जानबूझकर दूरी बनाए हुए है, खासकर जियांग यूनली की नजरें, जिनमें ये मेंग्याओ के लिए साफ नापसंदगी थी। उनकी नजर में ये मेंग्याओ ने सालों तक उनके बेटे को उलझा कर रखा था। ये मेंग्याओ चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसे महसूस हो रहा था कि जियांगचे की मां उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। भाई जियांग युआन, क्या शाओचे घर पर नहीं है? ये चांगकोंग ने पूछा। ओह, वो ऊपर पढ़ाई कर रहा है। जियांग युआन आगे कुछ कहते उससे पहले ही सीढ़ियों से एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। जियांगचे फिर से अपने ठंडे और शांत अंदाज में सबके सामने आ गया। उसकी नजर एक पल के लिए ये मेंग्याओ पर गई, फिर उसके माता पिता पर टिक गई। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। शाओचे, हम सिर्फ धन्यवाद कहने नहीं आए। मदर ये ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। हमारी याओ याओ तुम्हें सच में पसंद करती है। पहले तुम भी उसका पीछा करते थे। तुम दोनों के बीच भावनाएं थीं। अगर दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाएं तो कितना अच्छा होगा। मतलब साफ था, वो रिश्ता लेकर आए थे। जियांग यूनली ने ठंडी आवाज में कहा। पहले आपकी बेटी मेरे बेटे को नजरअंदाज करती थी और अब रिश्ता लेकर आ गए। जियांग परिवार में बहू बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने तीखी नजर से ये मेंग्याओ को देखा। माहौल अचानक अजीब हो गया। ये मेंग्याओ की आंखें लगभग भर आई थीं। हालांकि वो अंदर से परेशान थी, लेकिन जियांगचे ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए दोनों परिवार खुलकर झगड़ भी नहीं सकते थे। ये चांगकोंग ने हल्की खांसी के साथ कहा। बच्चों के मामले बच्चे खुद तय करें। क्या कहते हो शाओचे? एक पल में सबकी नजरें जियांगचे पर टिक गईं। अगर वो अभी हां कह देता तो शायद बहुत जल्द ये मेंग्याओ उसकी मंगेतर बन जाती, लेकिन अगर वो मना कर देता तो ये मेंग्याओ पूरी तरह टूट जाती। आखिर दोनों परिवारों के सामने इनकार करना किसी तमाचे से कम नहीं था। उसी समय बीप, ये परिवार ने होस्ट के लिए रिश्ते का प्रस्ताव रखा है। विलेन सिलेक्शन एक्टिवेट हुआ। ऑप्शन 1, रिश्ता स्वीकार करो और ये परिवार के दामाद बनो। ऑप्शन 2, साफ इनकार करो और ये परिवार को अपमानित करो। ऑप्शन 3, अपनी एक्टिंग स्किल दिखाओ और सबको अपने इरादों को लेकर उलझन में रखो। विलेन सिलेक्शन फिर से शुरू हो चुका था। जियांगचे ने तीनों ऑप्शन देखे। पहला ऑप्शन, ये मेंग्याओ का पूरा भरोसा दिला सकता था, लेकिन उसके साथ मिलने वाला टाइटल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तो बेकार है। जियांगचे मन ही मन हंसा। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच वो सिर्फ एक को कैसे चुन सकता था? ये मेंग्याओ बेहद आकर्षक थी, लेकिन जियांगचे कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे सब कुछ चाहिए था। विकल्प 2 का मतलब था सीधे ये मेंग्याओ को रिजेक्ट करना, जिससे उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग तुरंत 0 हो जाती। ये वो नतीजा नहीं था जो जियांगचे चाहता था। मजाक कर रहा हूं, भला वो ये मेंग्याओ जैसी टॉप टियर लड़की को क्यों नहीं चाहेगा? वो तो बस ये मेंग्याओ का ध्यान खींचने के लिए एक चाल चल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे उसमें दिलचस्पी नहीं थी। रही बात उसके इस अलूफ और डिस्टेंट, अलग थलग दिखने के नाटक की, तो ये सब खत्म कैसे होगा? जियांगचे ने पहले ही तैयारी कर ली थी। महीने का आखिरी दिन, जब ये मेंग्याओ की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होगी, वही टर्निंग पॉइंट बनेगा। उस वक्त ये मेंग्याओ कामोत्तेजक दवाओं, एफ्रोडिजियक्स के असर में होगी और मैं अचानक वहां पहुंचूंगा और उसके द्वारा रिवर्स फोर्स किया जाऊंगा। सब कुछ होने के बाद भी उस लड़की को मेरे प्रति पछतावा और माफी का एहसास होगा। कहा जा सकता है कि शुरू से ही जियांगचे का पलड़ा भारी था। उसने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर लिया था। और विकल्प 3 चुनने का इनाम, एक टाइटल, एम्प्रेस डाउजर, मास्टर ऑफ द हरेम। इस टाइटल को पहनने के बाद होस्ट को हरेम के विशेषाधिकारों से इम्यूनिटी मिल जाती है। होस्ट चाहे कितना भी ऊटपटांग काम करे, वो चट्टान की तरह स्थिर रहेगा और कभी मां को तो शिंकाई, स्कूल डेज वाला अंजाम के नक्शे दम पर नहीं चलेगा। जियांगचे, अरे अरे, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी वाकपटुता और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ मैं चेंगे के रास्ते पर कैसे जा सकता हूं? यह तो मेरा अपमान है। सिस्टम रिमाइंडर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पिछली जिंदगी में मौत कैसे हुई थी? जियांगचे अवाक रह गया। कोई जवाब नहीं था उसके पास। माना कि पिछली जिंदगी में उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, पर वो साफ तौर पर किसी की साजिश थी। पिछली जिंदगी में वो बहुत लापरवाह था और गलती से खुद को खत्म कर लिया था। अहम, मास्टर, आप सही कह रहे हैं। ये टाइटल बुरा नहीं है। मैं विकल्प 3 चुनता हूं, घर के अंदर इस पल। हर कोई जियांगचे के जवाब का इंतजार कर रहा था,
खासकर ये मेंग्याओ। उसकी आंखों में जियांगचे के लिए एक विनम्रता और गुहार थी। जियांगचे ने सीधे हर माइंड रीडिंग, उसका मन पढ़ना एक्टिवेट किया। लिन शुए, आ शाओचे इस हालत में पक्का याओ याओ को रिजेक्ट कर देगा और याओ याओ के लिए इसे भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। जियांग यूनली, वाह, तुम छोटी व्हाइट लॉट्स, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कीमती बेटे से शादी कर सकती हो। एचे इसे तुरंत रिजेक्ट कर दो। ये मेंग्याओ, जियांगचे, डैड, मॉम, अंकल और आंटी सब यहां हैं। प्लीज प्लीज अब मुझे रिजेक्ट मत करना। मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो। ओह हो, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे रिजेक्ट करने से फेवरेबिलिटी रेटिंग में सीधी 80 पॉइंट्स की गिरावट आई थी। क्या एक छोटा सा दिल वाकई इतना नाजुक होता है? साथ ही जियांगचे को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी सबके सामने ये मेंग्याओ को रिजेक्ट किया तो ये लड़की पक्का विलेन, इविल बन जाएगी। जियांगचे ने अनजाने में ये मेंग्याओ की तरफ देखा और उनकी नजरें मिली। उसकी आंखों में 4 हिस्सा जटिलता, 3 हिस्सा दुख, 2 हिस्सा नफरत और 1 हिस्सा प्यार था। ये तो पुराना वाला पाई चार्ट है। वो कुछ नहीं बोला, बस एक ठंडी आह भरी। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान और उदासी थी। मैं थक गया हूं, इतना कहकर जियांगचे मुड़ा और वापस ऊपर चला गया। जियांगचे ने सिर्फ 3 शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन वो बिल्कुल सटीक थे। ये मेंग्याओ की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। जियांगचे ने न तो हां कहा और न ही ना। और जिस तरह से उसने मुझे अभी देखा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। भले ही वो उसे समझ ना पाई हो, लेकिन उसे उसकी आंखों में प्यार की एक झलक दिखी। एक लड़की के लिए जो जियांगचे को वापस पाने की कोशिश कर रही है, छोटी सी फीलिंग भी बहुत बड़ी होकर दिखती है। उसे यकीन हो गया कि जियांगचे अब भी उसे पसंद करता है। असल में वो गलत नहीं थी। जियांगचे उसे हमेशा से पसंद करता था और उसकी बॉडी पर उसकी नजर थी। ये मेंग्याओ और उसकी फैमिली जियांग घर से निकल गए, कार में बैठे हुए। याओ याओ, शाओचे ने तुम्हें अभी रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि अभी भी उम्मीद है। लिन शुए ने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि असल में जियांगचे के लिए उसके मन में बहुत अच्छी छवि थी। जियांगचे से बेहतर दामाद उसके लिए कोई नहीं हो सकता था। ऊपर से जियांगचे ने याओ याओ की जान बचाई थी। ये मेंग्याओ ने सिर हिलाया। मॉम, आप सही कह रही हैं। जियांगचे पक्का अभी भी मुझसे नाराज है। मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। भले ही वो मुझसे नफरत करता हो, पर उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मेरे पास अभी भी मौका है। इंसानियत के 4 बड़े भ्रमों में से एक, वो अब भी मुझे पसंद करता है। ये चांगकोंग चुप रहा। उसकी प्यारी बेटी दूसरे मर्द के लिए खुद को सौंपने को तैयार थी। ये देखकर उसे बुरा लग रहा था, पर जियांगचे ने आखिरकार याओ याओ को बचाया था, इसलिए उसे उसकी मंजूरी मिल चुकी थी। मगर उसे हमेशा लगता था कि जियांगचे की नजरें याओ याओ पर थोड़ी अजीब थीं, जैसे कोई हवस भरी नजर। शायद मेरा वहम होगा, है ना? हनी, मैं नहीं चाहती कि ये मेंग्याओ हमारे जियांग परिवार की बहू बने। वो लड़की बहुत चालबाज है। जियांग यूनली ने चिंता के साथ जियांग युआन की तरफ देखा। इस वक्त जियांग युआन ने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया। उसकी पत्नी एक भोली भाली लड़की थी, जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू लगभग 0 था। उसे पहले ही समझ आ गया था कि ये मेंग्याओ बस एक सीधी सादी लड़की है, कोई चालबाज औरत नहीं। वो लड़की बहुत मासूम है। उसके सारे विचार उसके चेहरे पर साफ दिखते हैं। हनी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। पर शाओचे ने मना तो नहीं किया ना? बच्चों को अपने मामले खुद सुलझाने दो। जियांग युआन वाकई में एक काबिल पति है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये मेंग्याओ पसंद नहीं है। उसकी पत्नी ने मुंह बनाया। कितनी लड़कियां हमारे जियांग परिवार में शादी करना चाहती हैं? लाइन अंटार्कटिका तक लंबी हो सकती है। क्या हमें वाकई एक और ये मेंग्याओ की जरूरत है? सब कुछ किनारे रखो, बस डायरेक्टर वांग की बेटी वांग एनरान को देखो। वो कितनी खूबसूरत है और उसका नेचर कितना प्यारा है। और यू वानेर, जो पिछले कुछ दिनों से शाओचे को ट्यूशन देने हमारे घर आ रही है, वो कितनी क्यूट है। वो मेरी फेवरेट है। जैसे ही यू वानेर का नाम आया, जियांग यूनली ने समय देखा। हम्म, रात के 10 बजने वाले हैं, अभी तक उनका काम खत्म नहीं हुआ। जियांग यूनली के दिमाग में कुछ आया और उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। जाहिर है, यू वानेर अभी भी जियांगचे के कमरे में ही होगी। हनी, वो करने के लिए तैयार हो जाओ। जियांग युआन की आंखें फटी रह गईं। तुम हिंसा, वायलेंस पर क्यों उतर रही हो? मुझे ये यू वानेर बहुत पसंद है। हमें अपने बेटे के लिए मौके बनाने होंगे। सोचो, रात के 10 बज चुके हैं। वो लड़की पक्का अब घर जाने वाली होगी। हम उसे यहीं रोक लेते हैं। उसे मेरे बेटे के साथ रहने दो, शायद कुछ चिंगारी भड़क जाए। जियांग यूनली बड़ी उम्मीद से देख रही थी और एक मक्खी की तरह अपने हाथ मलने लगी। जियांग युआन, उसे अपनी पत्नी की सोच समझ नहीं आ रही थी, पर वो अंदर तक हिल गया था। पर हनी, वो यू वानेर बहुत छोटी दिखती है।
जैसे कोई माइनर, नाबालिग, कहीं हमारे बेटे को मुसीबत में न डाल दे। जियांग यूनली ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने यू वानेर की जानकारी चेक की है। वो लगभग 19 साल की है, इसलिए सब लीगल और ठीक है। जियांग युआन अवाक था, पर वो अपनी पत्नी की हर बात का समर्थन करता था। हनी, मैं बस थोड़ी देर में ऊपर जा रही हूं। हिस। हनी, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? कहीं इसे सच में कोई अनर्थ ना हो जाए। नहीं, चिंता मत करो। तीसरी मंजिल के बेडरूम में। जियांगचे, जियांगचे, क्या सिस्टर याओ याओ ने मेरे बारे में कुछ पूछा? यू वानेर अलमारी से बाहर निकली। उस छोटी सी लड़की ने जियांगचे की अलमारी का कबाड़ा कर दिया था और जियांगचे का एक अंडरवियर उसके सिर पर था। लड़की ने घिन के साथ जियांगचे के अंडरवियर को 2 उंगलियों से पकड़ा और दूर फेंक दिया। नहीं, जियांगचे मुस्कुराया और अपने सामने बैठी उस छोटी लड़की को घूरने लगा। उसका दिमाग धीरे धीरे शैतानी ख्यालों की तरफ मुड़ने लगा। जियांगचे, 10 बज चुके हैं, अब मुझे चलना चाहिए। जाने से पहले अपना हिसाब चुकता कर लो। उस छोटी सी लड़की ने तो कैलकुलेटर तक निकाल लिया और बटन दबाने लगी। ट्यूशन फीस 700 युआन हुई। तुमने अनगिनत बार मेरे गालों को चूमा और होंठों पर 7 बार, और तुमने मेरे शरीर पर इतनी जगहों पर हाथ लगाया। लेकिन जैसे जैसे वो बोलती गई, उसकी आवाज रुक गई। जियांगचे हद से ज्यादा ठरकी था। उसने जिन जगहों पर छुआ था, उनका जिक्र करने में भी उसे शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि किसिंग वगैरह के पैसे नहीं लेगी, इसे जियांगचे से बदला लेने का एक तरीका मान लेगी। लेकिन अब जियांगचे और भी ज्यादा शरारती होता जा रहा था और उसकी हरकतें हद पार कर रही थीं। वो थोड़ी डर गई थी। अगर वो और पैसे मांगती तो ये खुद पर कीमत लगाने जैसा होता। क्या वो एक वेश्या नहीं बन जाती? नहीं नहीं नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस 1000 दे दो, मैं इसे एक गलती मान लूंगी। मैं बस ये सोच लूंगी कि मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया और किसी सुअर ने छू लिया। उस छोटी सी लड़की ने अपने होंठ चबाए और जियांगचे को गुस्से से घूरा। ये बंदा दिन ब दिन और भी बदतमीज होता जा रहा है। हे, क्या हुआ मेरी नन्ही लालची लड़की? अब तुम्हारा लालच कहां गया? जियांगचे के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। ये युवानेर वाकई बहुत दिलचस्प है। इसे देखकर मन करता है कि इसके करीब जाकर इसे पूरी तरह बिगाड़ दूं। उसने अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी एक्टिवेट की और युवानेर के छोटे छोटे राज सुनने लगा। हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है। मेरी मां के डायलिसिस का खर्च महीने का 5000 युआन से थोड़ा ज्यादा है, और रोजमर्रा के खर्चों को मिलाकर महीने के 10,000 युआन से कुछ ज्यादा काफी होने चाहिए। लेकिन हमें उसकी कॉलेज ट्यूशन के लिए भी पैसे बचाने होंगे। वो कमीना जियांगचे मुझे इस तरह छू रहा है और चूम रहा है। अगर बात यह ना होती कि उसके पैसे कमाना सबसे आसान है, तो मैं उसे ट्यूशन कभी ना देती। तुम बेशर्म हरामी, तुम्हारा पूरा परिवार जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें स्ट्रीट लाइट से लटका दूंगी, तुम गंदे बदमाश। यू वानेर के मन के विचार सुनकर जियांगचे की हंसी छूटने ही वाली थी। वाकई, एक छोटी बच्ची आखिर बच्ची ही होती है। ये छोटी सी प्लानिंग एकदम बचकानी है। जियांगचे ने खिड़की की तरफ इशारा किया। 10 से ज्यादा बज चुके हैं, तुम यहीं रुककर मेरे साथ क्यों नहीं सो जाती? जियांगचे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवानेर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके गाल गुस्से से फूल गए। वो बिल्कुल एक फूली हुई पफरफिश जैसी लग रही थी। उसे भला कैसे नहीं पता होगा कि जियांगचे क्या सोच रहा था। इस हवसी दरिंदे के ख्याल इसके चेहरे पर साफ लिखे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। एचे, क्या तुम अंदर हो? अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? जियांगचे ने युवानेर को चुप रहने का इशारा किया, फिर दरवाजा खोलने गया। जियांग यूनली मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसके हाथ में ताजे कटे हुए फलों की एक प्लेट थी। हम्म, वानेर, तुम अभी तक गई नहीं? जियांग यूनली ने अनजान बनते हुए पूछा। दीदी, मैं बस निकलने ही वाली हूं, लड़की ने मीठी आवाज में कहा। यू वानेर को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। पहले जब यह मेंग्याओ की फैमिली नीचे थी, तो उसकी नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए वो अब तक छिपी हुई थी। अरे वानेर, क्या तुम अभी जा रही हो? जियांग यूनली परेशान दिखी। तुम्हारे अंकल जियांग की कंपनी में कुछ काम आ गया था और गैरेज की सारी गाड़ियां ले जाई जा चुकी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अभी घर नहीं छोड़ पाऊंगी। उस औरत के चेहरे पर पछतावा था, लेकिन साथ ही उसने अपनी आंखों के कोने से जियांगचे को एक इशारा किया। जियांगचे, अहम, अहम, आप लोग इतनी छोटी बच्ची के खिलाफ साजिश रचते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहे? युवानेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें 2 बार झपकाई, फिर सिर हिलाया। जियांग दीदी, मैं खुद टैक्सी लेकर घर जा सकती हूं। साफ था कि युवानेर को जियांगचे के साथ रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर उसने रात उसके साथ बिताई तो वो पक्का उसका फायदा उठाएगा। वो डरी हुई थी। जियांगचे के साथ किसी भी तरह के करीबी संपर्क से उसे डर लगता था। टैक्सी? ये कैसे हो सकता है? तुम जैसी छोटी बच्ची के लिए रात में अकेले टैक्सी लेना बहुत खतरनाक है, खासकर तब जब तुम इतनी सुंदर और क्यूट हो। जियांग यूनली आगे बढ़ी और यू वानेर का कोमल हाथ थाम लिया।
तुम हमारे घर पर ही रुक जाओ। बगल में एक खाली बेडरूम है जिसमें लड़कियों के पजामे और नाइट गाउन रखे हैं। यू वानेर सुन्न पड़ गई थी। वो मना करना चाहती थी पर कह नहीं पाई। जियांग यूनली उसे बार बार प्यार से वानेर बुला रही थी। जियांग दीदी, फिर फिर मैं आज रात यहीं रुक जाती हूं। लड़की आखिरकार मान गई। आखिर वो एक अलग कमरे में रहने वाली थी और वो जियांगचे के साथ नहीं सो रही थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं रात को दरवाजा अंदर से लॉक कर लूंगी। अच्छा वानेर, अब मैं चलती हूं। जियांग यूनली यू वानेर जैसी नन्ही और प्यारी लड़की के सामने पूरी तरह पिघल गई थी। उसने उसके गाल पर एक किस भी किया। काश मेरी भी ऐसी ही प्यारी बेटी होती। चूंकि हमारे पास ऐसी प्यारी बेटी नहीं है, तो एक प्यारी बहू होना भी उतना ही अच्छा है। जियांग यूनली के जाने के बाद यू वानेर ने जियांगचे को एक तीखी नजर से घूरा। उसने अपना छोटा बैग उठाया और जियांगचे के बेडरूम से निकलकर बगल वाले कमरे की तरफ चली गई। अंदर जाते ही लड़की हैरान रह गई। इसे कहने को तो बेडरूम कहां गया था, लेकिन यह बेडरूम उसके पूरे घर से भी बड़ा था। कमरा लड़कियों वाले माहौल से भरा था। यहां तक कि दीवारें भी गुलाबी थीं और बिस्तर पर एक बहुत बड़ा टेडी बियर रखा था। कोने में एक सफेद पियानो भी था जो देखने में ही बहुत कीमती लग रहा था। क्या यह किसी लड़की का कमरा है? ऐसा लगता है जैसे यहां काफी समय से कोई रहा नहीं है, पर इसे हमेशा साफ रखा जाता है। यू वानर ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या जियांगचे के घर में कोई और लड़कियां भी रहती थीं? वाह, यह तो बहुत बड़ा है। ज्यादा सोचे बिना लड़की बड़े से बिस्तर पर कूद गई। नरम गद्दे ने उसे बहुत सुकून दिया। वाह, बेडरूम में प्राइवेट बाथरूम भी है। यह तो बहुत लग्जरी है। जियांग परिवार का विला ये मेंग्याओ के घर से भी ज्यादा आलीशान था। उस छोटी लड़की ने अपने जूते उतारे, बिस्तर पर लेट गई और अपने दो नाजुक नन्हे पैरों को हवा में हिलाने लगी। उसके पैरों की 10 क्यूट उंगलियां गोल और चिकनी थीं और उसकी गोरी त्वचा पर हल्का गुलाबीपन था। मैं पहले नहा लेती हूं, मेरे चेहरे पर इसकी लाड लगी है। कितनी घिनौनी है। युवानेर बिस्तर से कूदी और उछलती हुई बाथरूम में चली गई। बाथटब पानी से लबालब भरा था और लड़की उसमें पूरी तरह डूब गई। बस उसका सिर बाहर था। वो कभी कभी पानी से खेलने लगती। उसकी त्वचा मखमली और चिकनी थी, बिल्कुल कीमती सफेद पत्थर, जेड जैसी। उस लड़की से एक जवां और खूबसूरत एहसास झलक रहा था जो ऊर्जा और जोश से भरा था। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। ऐसी जिंदगी का अनुभव उसने सिर्फ तब किया था जब वो ये मेंग्याओ के साथ होती थी। उसने जल्दी से नहाना खत्म किया और सिर्फ एक सफेद तौलिए में बाहर आई। युवानेर कद में छोटी थी और वो तौलिया उसके ऊपर किसी बेडशीट की तरह लग रहा था जिसने उसे एक चावल के डंपलिंग डंपलिंग की तरह कसकर लपेट रखा था। लेकिन जैसे ही उसने नहाना खत्म किया और बिस्तर पर जाने वाली थी, उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई और भी था। जियांगचे, युवानेर सुन्न पड्डी अच गई है। जियांगचे, वो यहां कैसे आ गया? मैंने अंदर आने से पहले बेडरूम का दरवाजा साफ तौर पर लॉक किया था, पर इस वक्त उसे अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। एक लड़ेचकी अभी अभी नहाकर निकली है और तौलिए में लिपटी है और एक मर्द उसे देख लेता है। क्या आपको सोचने की भी जरूरत है कि उसके साथ क्या होगा? जियांगचे, तुम अंदर कैसे आए? उस छोटी लड़की ने अपने बाथ टॉवल को कसकर पकड़ डेच लिया। उसे डर था कि कहीं कुछ ऐसा ना दिख जाए जिससे उस ठरकी जियांगचे के मन में गंदे विचार आ जाएं। यहां तक कि उसके पैरों की नन्ही उंगलियां भी सिमट गईं और वो अपनी बड्डी बड्डी आंखों से जियांगचे को घूरने लगी। ओह, तुम्हारा बेडरूम मेरे कमरे से जुदा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता था? बोलते हुए जियांगचे ने बालकनी के दरवाजे की तरफ इशारा किया। हे भगवान, बालकनी का दरवाजा सीधे दोनों बेडरूम्स को जोड़ता है। तुम तुम ठरकी, अभी के अभी यहां से बाहर निकलो। जियांगचे ने सिर्फ शॉर्ट्स पहने थे और वो शर्टलेस था। सिस्टम द्वारा कई बार अपग्रेड किए जाने के बाद उसका शरीर अब परफेक्शन के करीब है। उसके सिक्स पैक एब्स उस लड़ीएचके के पेट पर तराशे हुए पत्थरों की तरह थे। किसी बॉडी बिल्डर की तरह डरावने नहीं, बल्कि उनमें एक विस्फोटक और खौफनाक ताकत छिपी थी। उस पर जियांगचे का हैंडसम चेहरा। इस पल किसी भी लड़ेचकी के लिए खुद को रोकना मुश्किल होता। यहां तक कि युवानेर भी अपनी थूक घोंटने पर मजबूर हो गई। युवानेर, इस कमीने की बॉडी इतनी अच्छी कैसे है? मैंने तो इसे कभी वर्कआउट करते नहीं देखा। युवानेर, हूं, हरामी तो हरामी ही रहेगा, चाहे उसकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। युवानेर, ये चाहता क्या है? जियांगचे पक्का मेरे साथ सोना चाहता है और मैं उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। अगर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी, पर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना? युवानेर, अब मुझे समझ आया कि जियांगचे की मां ने मुझे इसी बेडरूम में क्यों रुकवाया। यही उनका मकसद था। हे हे, कितनी प्यारी मां है वो। जियांगचे ने उस छोटी लड़िचकी के मन की हर बात सुन ली।
जियांगचे इस माइंड रीडिंग स्किल से बहुत संतुष्ट था। ये स्किल जियांगचे जैसे थोड़े असामान्य इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसी लड़की के मन के विचारों को चोरी छिपे सुनना उससे सीधे फ्लर्ट करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। क्या हुआ? ये मेरा घर है, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? जियांगचे बेपरवाही से मुस्कुराया। उसे इस जवान लड़की युवानर में काफी दिलचस्पी थी। एक विलन के तौर पर क्या होगा अगर वो इस किस्मत वाली हीरोइन, डेस्टिन्ड हेरोइन के साथ सो जाए? वो वाकई इसका इंतजार कर रहा था। जब यू वानर ने जियांगचे का वो बेशर्म चेहरा देखा तो वो समझ गई जियांगचे एक नंबर का दरिंदा है और आज रात उसकी खैर नहीं। जियांगचे भाई, मैं अभी बहुत छोटी हूं और कल मुझे अपनी मां को डायलिसिस के लिए ले जाना है। प्लीज मुझ पर जुल्म मत करो, ठीक है? उस छोटी लड़की ने अपनी खास कला का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यूट बनना, एक्टिंग क्यूट। ईमानदारी से कहूं तो यू वानर की क्यूट बनने की कला इतनी परफेक्ट थी कि जियांगचे का दिल भी थोड़ा पसीज गया। तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम 19 साल की हो, मुझसे 1 महीना बड़ी। मुझे तुम्हें बद्दी बहन कहना चाहिए, है ना वानर दीदी? जियांगचे की बातों ने यू वानर का धीरज तोड़ डाच दिया। इस बंदे को बिल्कुल शर्म नहीं है। रुको, नहीं, इसे रत्ती भर भी शर्म नहीं है। वैसे तुम ये मंग्याओ से तो बड्डी होगी, है ना? फिर तुम उसे दीदी क्यों कहती हो? जियांगचे ने उत्सुकता से पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? यू वानर ने चिढ़ते हुए कहा। यू वानर, मैं भी ये मंग्याओ को दीदी नहीं कहना चाहती थी, पर उसे लगा कि मैं उसे बहुत छोटी दिखती हूं, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती दीदी कहने पर मजबूर किया। जियांगचे, तौबा है, अब समझा। शौरिचे। जियांगचे, तुम हमेशा मुझे ही क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतने बुरे क्यों हो? तुम दूसरों को क्यों नहीं सताते? तुम ये मेंग्याओ को क्यों नहीं सताते? पिछले कुछ दिनों से जियांगचे द्वारा मजबूर किए जाने, उसका फायदा उठाने और अपनी बात न कह पाने के एहसास ने युवानेर को इतना दुखी कर दिया कि उसे रोना आने लगा। एक वक्त था जब वो यू वेइवेई जैसी लड़िचकियों को हिकारत से देखती थी, जो मर्दों को खुश करने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करती थीं। पर जब से वो जियांगचे से मिली है, उसकी गरिमा और उसकी सीमाएं बार बार टूट रही हैं। उसे डर लगने लगा था। डर कि कहीं वो सच में उसके प्यार में न पड़ी अच जाए, कि कहीं वो फायदे के लिए, जियांगचे को खुश करने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल ना करने लगे। फिर उसमें और एक बाजारू औरत में क्या फर्क रह जाएगा? जियांगचे मुस्कुराया। फिर वो आगे बढ़ा और युवानेर को जमीन से गोद में उठा लिया। मुझे हाथ मत लगाओ, तुम गंदे इंसान। जैसे ही लड़ेचकी ने हाथ पैर मारे, उसका बाँ टॉवल कंधों से फिसल गया, जिससे उसकी मखमली गोरी त्वचा की झलक मिली। शॉवर जेल की खुशबू उसके शरीर की प्राकृतिक महक के साथ मिल रही थी। जियांगचे, हम क्लासमेट्स हैं, मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो। नहीं नहीं नहीं, तुम तो पहले से ही मुझसे नफरत करती हो और तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही हैं। जियांगचे ने लड़की के कोमल गाल को चुटकी से दबाया। अगर तुमने मुझे सताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। युवानिर, तुम ठरकी, मुझे अभी छोड़ो। तुम नीच इंसान, मैं श्राप देती हूं कि तुम नामर्द हो जाओ। वो लड़की ऊपर से तो जियांगचे को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे गालियां दे रही थी और कोस रही थी। चूंकि तुम कह रही हो कि मैं ठरकी हूं, तो क्या मैं इस ठरकीपन की सारी हदें पार कर दूं? तभी बिल्कुल आखिरी वक्त पर युवानिर को कुछ एहसास हुआ। पहले तो उसके गाल शर्म से लाल हुए, पर फिर उसने राहत की सांस ली। बच गए। जिया, जियांगचे मुझे छोड़ दो, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं, सच में शुरू हो गए हैं। युवानिर अपनी आंटी पीरियड्स की इतनी शुक्रगुजार कभी नहीं रही थी। कमजोर शरीर और पीरियड्स के दर्द की वजह से वो इनसे नफरत करती थी, पर इस वक्त उसके इन्हीं पीरियड्स ने उसकी जान बचा ली। युवानिर, भगवान का शुक्र है। आंटी, आई लव यू। जियांगचे। युवानेर को पलक झपकते ही बाथरूम में गायब होते देख जियांगचे बेड के सिरहाने से लग गया। उसने अपना माथा सहलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी। कुत्ते लेखक, क्या हीरो के साथ ऐसा ही बर्ताव होता है? मैंने बस फीमेल लीड को हाथ ही लगाया था और तुमने उसे पीरियड्स दे दिए। मैं फीमेल लीड को छू क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो विलेन है। कमीने, अगर तूने डायमेंशन की दीवार भी पार कर ली, तब भी मैं तेरा सिर काट दूंगा। जियांगचे ने मन ही मन ताना मारा। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि युवानेर अब उसके चंगुल से बच नहीं सकती थी। भले ही युवानेर जैसी लडेज की बहुत चालाक स्कीमिंग होती है, पर अगर आप उसकी दिखावे की परतों को हटा दें तो वो बस एक मासूम और कमजोर लडेज की है। बेशक असली वजह तो वो सेंसरशिप वाला भगवान है। युवानेर जल्दी ही बाथरूम से बाहर आई। उसने एक सफेद नाइट गाउन पहना था। वो नाइट गाउन उसके लिए बहुत बड़ा था, कम से कम एक साइज बड़ा। बाहर आने के बाद युवानेर को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। युवानेर,
जियांगचे, तुम थर की कमीने, मुझे पीरियड्स हैं, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ डालोगे? यू वानेर का मूड बहुत बढ़िया था और वो मन ही मन जियांगचे का मजाक उड़ाने लगी। उसके लिए अब उसके पीरियड्स एक सुरक्षा कवच की तरह थे। चाहे जियांगचे कितना भी बड्डा थर की क्यों ना हो, क्या वो वाकई पीरियड्स की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करेगा? भले ही उसका मूड अच्छा था, पर उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। उस लडचकी ने अपना पेट पकड़ डेच रखा था और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। जियांगचे, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं और मेरा पेट बहुत दुख रहा है। युवानेर, आह, सच में बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये जियांगचे के चंगुल से बचने की कीमत है? मुझे रोना आ रहा है, प्लस पल्स। युवानेर के विचार सुनकर जियांगचे धीरे से हंसा। देखा, यह है युवानेर। ग्रीन टी, ग्रीन टी क्या होती है? इसे ही कहते हैं ऊपर से कुछ और मन में कुछ और। जैसे एक चालाक लोमड़ी ने मासूमियत का मुखौटा पहन रखा हो। ओह, क्या तुम्हारे पीरियड्स हैं? इधर आओ, मैं तुम्हारे पेट की मालिश कर देता हूं। यू वॉर्नर ने जियांगचे के ठरकीपन को कम करके आंका था। मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और इस कमीने ने सच में यह कह दिया कि वो मुझे बाहों में लेकर सोना चाहता है। उसने तो यहां तक कह दिया कि वो मेरे पेट की मालिश करना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि यह हरामी क्या सोच रहा है? वो बस मेरा फायदा उठाने के तरीके ढूंढ रहा है। मुझे वो नहीं चाहिए, मैं बस थोड़ा गर्म पानी पी लूंगी। पीरियड्स के तेज दर्द से तड़पती हुई वो लड़की बिल्कुल हिलना नहीं चाहती थी। भले ही उसे जियांगचे के चंगुल से बचने की राहत थी, लेकिन दर्द अभी भी बरकरार था। जब मुझे पहले दर्द होता था तो मेरी मां मेरे पेट की मालिश करती थी। भले ही यूं वे कभी एक बाजारू औरत थी और काफी लालची भी थी, लेकिन यू वानेर के लिए वो दुनिया की सबसे नरम दिल मां थी। यू वानेर के मन की बातें सुनकर जियांगचे समझ गया कि वो मन ही मन खुश तो है, पर उसका पेट दर्द भी एकदम असली है। धत तेरी, उस घटिया लेखक ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। जियांगचे ने यू वानेर को गोद में उठाया, बिस्तर पर लिटाया, उसे कंबल से ढका और यहां तक कि उसके लिए गुड़ का गर्म पानी, ब्राउन शुगर वाटर भी बनाया। उस छोटी लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ठरकी जियांगचे अचानक इतना नेक कैसे बन गया। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम तुम चाहे कितने भी शरीफ बन जाओ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम एक नंबर के ठरकी हो। भले ही उसका मन नहीं था, फिर भी उसने वो प्याला लिया और धीरे धीरे गुड़ का पानी पीने लगी। वो मन ही मन जियांगचे को हरामी कहकर कोसती रही। वो लड़की बिस्तर के सिरहाने दुबकी हुई थी, इतनी छोटी और नाजुक कि जैसे एक चुटकी में मसल दी जाए। पेट भर गया? क्या अब भी दर्द हो रहा है? जियांगचे की कोमल आवाज युवानेर के कानों में गूंजी। उसने अनजाने में अपना सिर हिलाया और सच में उसे पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था। हे। जियांगचे ने अपने होठों पर जीभ फेरी और यू वानेर के बिस्तर में घुस गया। किस बेवकूफ एक्सपर्ट ने कहा था कि लड़कियों के शरीर का तापमान लड़कों से कम होता है? कंबल के अंदर तो अच्छी खासी गर्मी थी। तुम, यू वानेर चौंक कर चिल्लाई, पर जियांगचे ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने बड़ी डिठाई से उस लड़की की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया। क्या सोच रही हो? मैं थोड़ा ठरकी हो सकता हूं, पर मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि खूनी जंग, ब्लडी बैटल छेड़ दूं। मैं बस तुम्हें बाहों में लेकर सोना चाहता हूं। पर यू वॉर्नर को जियांगचे की बकवास पर भला कैसे यकीन होता? थोड़ी देर छटपटाने के बाद जब वो खुद को छुड़ा नहीं पाई और पीरियड्स के दर्द की वजह से उसे कमजोरी भी लग रही थी, तो उसने हार मान ली। वैसे भी मेरे पास पीरियड्स का सुरक्षा कवच है, तो एक तरह से मैं सेफ हूं। पर जाहिर है यू वॉर्नर बहुत भोली थी। वो गंदगी के राजा जियांगचे का मुकाबला भला कैसे कर सकती थी? तुम बहुत बड़े कमीने हो। रात, यू वॉर्नर जियांगचे से सटकर लेटी थी। उसकी खूबसूरत आंखें झपक रही थीं। जियांगचे जो कह रहा था वो सच लग रहा था। उसके पेट मलने के बाद उसे काफी आराम मिला था। पहले मां पेट की मालिश करती थी, ये पहली बार है जब किसी और ने, और वो भी एक मर्द ने मेरा पेट मला है। उस जवान लड़की ने जियांगचे के चेहरे को करीब से देखा और अपने पतले होंठ दबाए। युवानेर, सच कहूं तो अगर जियांगचे इतना बुरा नहीं होता और उसने शुरू में मुझे परेशान नहीं किया होता, तो शायद मैं सच में उसके प्यार में पड़ जाती। युवानेर के ये विचार सुनकर जियांगचे की हंसी छूटते छूटते बची। वो लड़कियों के दिमाग को बहुत अच्छे से समझता था। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अगर तुम एक शरीफ और ईमानदार लड़के बनने की कोशिश करोगे, तो 90% लड़कियां तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगी भी नहीं। जियांगचे को लगा कि शायद वो अभी पर्याप्त ठरकी नहीं बना है। युवानेर उसके प्यार में पड़ने ही वाली थी। इलाज की डोज बढ़ानी पड़ेगी। जियांगचे ने अपनी बाहों में उस लड़की को और कस लिया। कंबल के अंदर की हवा और गर्म होने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। यू वानेर को खतरे की बू आई।
मैंने तुम्हें गले लगाने दिया, छूने दिया। क्या तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा? वानेर, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। यू वानेर। तभी यू वानेर का फोन बज उठा। जियांगचे, किसी का फोन आ रहा है। पक्का याओ याओ दीदी होगी। मुझे छोड़ो, मुझे उन्हें समझाना होगा। जियांगचे चिढ़ गया। उसने फोन उठाया और देखा कि वाकई ये मेंग्याओ का ही कॉल था। अगले ही पल जियांगचे ने कॉल उठा लिया। हेलो वानेर, तुम कहां हो? ये मेंग्याओ की आवाज सुनकर यू वानेर एकदम तन गई। उसने जियांगचे को घूरा। उसे पता था कि यह बंदा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मैं अभी कितनी अजीब हालत में हूं। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और ये मेंग्याओ को कुछ शक हो गया तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। याओ याओ दीदी, मैं घर पर हूं। ओह वानेर, क्या तुम आज जियांगचे के घर उसे ट्यूशन देने गई थी? ये मेंग्याओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। यू वानेर ने एक पल सोचा, फिर कहा, हाँ, गई थी। यू वानेर की बात सुनकर यह मेंग्याओ को लगा जैसे वो बर्फ की खाई में गिर गई हो। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। क्या सच में वानेर और जियांगचे के बीच कुछ चल रहा है? क्या जो मैंने शाम को देखा था वो सच था? यू वानेर ने बात जारी रखी। पर मैं दोपहर में ही वहां से निकल गई थी। मैं आज रात तुमसे मिलने आने वाली थी, पर शायद तुम घर पर नहीं हो। लड़की की जुबान, झूठ की दुकान। इतनी आसानी और सफाई से झूठ बोलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तभी जियांगचे ने अपनी शरारत शुरू कर दी। उम्मम! यू वानेर के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आवाज निकली। उसने अपने दांत भींचे और जियांगचे को घूरा। ये ठरकी उसे फिर से शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वानेर, क्या हुआ? ये मेंग्याओ ने पूछा। ओह, कुछ नहीं, आओ दीदी। मेरे घर में एक कॉकरोच है। वो अचानक मुझ पर उड़कर आ गया और मुझे चोट लग गई। मैं बस थोड़ा डर गई थी। वानेर, अब से हर वीकेंड मेरे घर आया करो। मेरे मम्मी पापा को तुम बहुत पसंद हो। नहीं, आ, याओ याओ दीदी, मैं फोन रख रही हूं। यहां बहुत सारे कॉकरोच हैं। यू वार्नर ने बिजली की रफ्तार से फोन काटा और फिर अपने नन्हे हाथों से जियांगचे की कमर पर जोर से चिकोटी काटी। जियांगचे ने दांत किटकिटाए और चिढ़कर कहा, ओए ठरकी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी? जियांगचे अपनी बेशर्मी पर अड़ा रहा। तुम ज्यादा सोच रही हो। चिकोटी काटने से कुछ नहीं होने वाला। शायद तुम्हें कोई दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। युवान एयर एक कोरे कागज की तरह मासूम थी। उसे जियांगचे की इन दो अर्थी, क्रूड बातों का मतलब समझ ही नहीं आया। जियांगचे, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे सताना बंद करो। मुझे सोना है। उस छोटी लड़की ने अपनी आंखें झपकाईं। वो काफी मिन्नतें करती हुई दिख रही थी। युवानेर, हे, तुम ठरकी कमीने। तुम मेरा थूक चाटने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? जियांगचे, ये माइंड रीडिंग सच में कमाल की स्किल है। यहां तक कि जियांगचे भी युवानेर के मासूम चेहरे से धोखा खा जाता। ठीक है, ठीक है, तो तुम मुझे कमतर समझती हो, है ना? तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा लकी चार्म है। मेरे पास तुमसे बदला लेने के बहुत से तरीके हैं। वाकई, ऐसी छोटी शैतानों को काबू में रखने के लिए मलाई के घेरे, क्रीम पफ्स में भरकर रखना ही ठीक है। यूं वानेर बहुत जल्दी जाग गई। वह अक्सर बहुत जल्दी उठती है और आमतौर पर घर पर नाश्ता बनाती है। यू वानेर ने अपने शरीर को 2-3 बार मरोड़ा, लेकिन जियांगचे ने उसे कसकर पकड़ रखा था। लानत है, क्या तुम मुझे बॉडी पिलो की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? तुम ठरकी, तुम नीच इंसान। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने सोचा कि जियांगचे ने कल रात उसके साथ क्या क्या किया था। उस हरामी ने इतने सारे हथकंडे कहां से सीखे? ये बिल्कुल पागलपन है। खूं खूं को भले ही वह छोटी लड़की मन ही मन जियांगचे को गालियां दे रही थी, फिर भी वह अनजाने में एक छोटी बिल्ली की तरह जियांगचे की गर्म बाहों में अपना सिर घुसाने लगी। आखिरकार जियांगचे में एक जबरदस्त बॉयफ्रेंड वाइब है जो यू वानेर को सुरक्षा का एक बड़ा एहसास दिलाता है। देखते ही देखते यू वानेर फिर से सो गई। जिया, जियांगचे, मुझे घर जाना है। जब यू वानेर दोबारा जागी तो जियांगचे पहले से ही बिस्तर के पास तैयार खड़ा था। लड़की ने जल्दी से अपना नन्हा हाथ बढ़ाया और अपने सारे कपड़े कंबल के अंदर खींच ली। वह थोड़ी देर तक कंबल के भीतर छटपटाती रही और आखिरकार कपड़े पहन लिए। छी, तुम्हारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो मैंने देखा नहीं? कौन सा हिस्सा है जिसे मैंने छुआ नहीं? तुम इतनी लुकाछिपी क्यों कर रही हो? जियांगचे ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी और अपने होठों का कोना चाटा। उसका चेहरा थोड़ा कामुक, परवटेड लग रहा था। सच कहूं तो किस्मत वाली हीरोइन युवानेर खुशबूदार, कोमल और मीठी है। बड़े अफसोस की बात है कि कल रात मैं उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर सका। हालांकि जियांगचे हतोत्साहित नहीं था। आखिरकार युवानेर पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी और देर सबेर वह उसे पूरी तरह निगल ही लेगा। तुम ठरकी कमीने, मुझे हाथ मत लगाओ। मेरी किस्मत पक्का पिछले 8 जन्मों से खराब रही होगी जो मुझे तुम्हारे घर रुकना पड़ा।
युवानेर ने जियांगचे की पिंडली पर जोर से लात मारी। उसकी कभी मीठी और बच्चों जैसी लगने वाली आवाज अब बहुत भारी और कर्कश हो गई थी, जैसे उसके गले को किसी चीज ने कुचल दिया हो। जियांगचे को कोई जल्दी नहीं थी। उसे युवानेर को इस तरह उछलते कूदते देखना अच्छा लग रहा था, चाहे युवानेर कितनी भी ग्रीन टी चालाक क्यों ना हो। उसका व्यक्तित्व वाकई काफी प्यारा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? आखिर मैं कल रात तुम्हारी सर्विस से बहुत संतुष्ट था। अपनी कीमत बताओ। जियांगचे के मुंह खोलने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बोलते ही यू वानेर गुस्से से पागल हो गई। तुम हरामी, तुम मुझे समझते क्या हो? सिर्फ कोई बेवकूफ ही तुम्हारे पैसे चाहेगी। तुम मर क्यों नहीं जाते? मैं तो बस ये समझूंगी कि मैं एक रात किसी कुत्ते के साथ सोई थी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले रही। भले ही यू वानेर का लगभग पूरा फायदा उठाया जा चुका था, फिर भी उसने अपने बचे खुचे सिद्धांतों को पकड़ रखा था। बोलते बोलते यू वानेर के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी जेब से 500 युआन नकद निकाले। उसने वो पैसे सीधे जियांगचे के सामने फेंक दिए। ये लो, ये तुम्हारी सर्विस की पेमेंट है। उसने बाजी पलट दी और खुद ग्राहक बन गई, जिसे देखकर जियांगचे को हंसी आ गई। युवानेर कितनी मासूमियत से प्यारी है। जियांगचे ने युवानेर से बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि फायदा तो उसका ही हुआ था। पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते थे। जियांगचे के लिए पैसे अपनी अहमियत खो चुके हैं, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में अभी भी 200 मिलियन युआन से ज्यादा पॉकेट मनी पड़ी है। मेरी प्यारी क्लाइंट, अगली बार जब तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो जाएं, तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें एक परफेक्ट अनुभव दूंगा। जियांगचे मुस्कुराया और उसने वो 500 युआन रख ली। तुम गंदे इंसान, तुम किसी क्लब में जिगोलो जिगोलो के तौर पर बिल्कुल फिट बैठोगे। जियांगचे की मुस्कान अभी भी शरारती थी। बिल्कुल, अपनी लुक्स और काबिलियत के साथ मैं तो किसी क्लब में भी मेल एस्कॉर्ट्स का राजा बनूंगा। युवानेर, उसने कसम खाई कि उसने आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। जब युवानेर और जियांगचे नीचे पहुंचे, जियांग यूनली काफी समय से उनका इंतजार कर रही थी। वानेर, शाओचे, तुम लोग नीचे आ गए? जियांग यूनली ने चोरी से युवानेर की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। लड़की की गर्दन पर हिक्की हिक्की के हल्के निशान थे, जिन्हें उसने अपने कपड़ों से ढकने की कोशिश की थी, लेकिन जियांग यूनली की तेज नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। सब तय है। मेरी बहू बनाने की योजना बिल्कुल सही चल रही है, और यू वानेर के हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे शाओचे नापसंद है। मेरी प्यारी वानेर, जल्दी यहां आओ। जियांग दीदी ने आंटी वांग से कहकर बहुत सारा नाश्ता बनवाया है। देखो, यहां मीट दलिया है, सादा दलिया है, और गुड़ वाला ओट्स दलिया भी है। जियांग यूनली का इतना ज्यादा प्यार यू वानेर के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। जियांग यूनली के बारे में उसकी राय बदल गई थी। ये मां साफ तौर पर चाहती है कि मैं इसकी बहू बनूं। यहां तक कि उन्होंने घटिया तरीका भी अपनाया और झूठ बोला कि उनकी कार चोरी हो गई है। लेकिन वह जियांग यूनली से नफरत नहीं कर पा रही थी। यह बड़ी बहन उसके साथ बहुत नरम थी, बिल्कुल उसकी मां की तरह। जियांग दीदी, शुक्रिया। युवानेर ने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे दलिया पीने लगी। जियांग यूनली ने जियांगचे की तरफ देखा और अपनी आंखों से उसे पागलों की तरह इशारा करने लगी। जल्दी करो, जाओ और उसे मनाओ। यहां खड़े क्या देख रहे हो? लेकिन वह सिर्फ बेबसी में चिंता ही कर सकती थी। मेरी प्यारी वानेर, यह जियांग परिवार की विरासत है। विज्ञापन जारी है। जियांग यूनली ने एक जेड जेड का ब्रेसलेट निकाला, जो एकदम बेदाग था और दिखने में ही बहुत कीमती लग रहा था। यह जेड ब्रेसलेट खास तौर पर हमारे जियांग परिवार की बहू के लिए बनाया गया था, और अब यह तुम्हारा है। जियांग यूनली ने बिना कुछ सुने वो ब्रेसलेट युवानेर के हाथ में थमा दिया। उस छोटी लड़की ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, जियांग दीदी, जियांगचे और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है। मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन जियांग यूनली वैसा नहीं सोचती थी। उसे लगा कि छोटी लड़की बस शर्मा रही है और मानने को तैयार नहीं है। वानेर, बस इसे रख लो। इसे अपनी बड़ी बहन की तरफ से एक तोहफा समझो, ठीक है? हालांकि यू वानर ने किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार नहीं किया, और आखिरकार जियांग यूनली को वो ब्रेसलेट वापस रखना पड़ा। फिर भी यू वानर के प्रति उसका बर्ताव नहीं बदला। यू वानर जाहिर तौर पर जियांग यूनली का ब्रेसलेट नहीं ले सकती थी। उसे सच में डर था कि जियांगचे के साथ उसका रिश्ता और आगे बढ़ जाएगा। कल रात ही वह जियांगचे के इतने करीब आ गई थी। अगर वह और आगे बढ़ी तो दूरियां खत्म होकर नेगेटिव हो जाएंगी। ओह, तुम कितनी भोली बच्ची हो। जियांग यूनली ने बेबसी में अपना सिर सहलाया, और यू वानेर के लिए उसकी पसंद और बढ़ गई। जियांग परिवार में बहू बनने के लिए बहुत सी लड़कियां लाइन में हैं, लेकिन यू वानेर जैसी लड़कियां, जो अपनी परिस्थितियों के बावजूद खुद को पाक साफ रखती हैं, आजकल मिलना मुश्किल है। जियांगचे यू वानेर को गैरेज की तरफ ले गया। जियांग परिवार का अपना एक अलग अंडरग्राउंड गैरेज था, जो कारों की लंबी कतार से भरा था। मेबैक मेबैक तो उनके सामने एक साधारण कार जैसी लग रही थी। हालांकि उनके पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं थी। जियांग परिवार की ताकत और रुतबे को देखते हुए
उन्हें अब अपनी शक्ति दिखाने के लिए ऐसी दिखावटी स्पोर्ट्स कारों की जरूरत नहीं थी। हे, ये कहना कि घर की सारी गाड़ियां कहीं बाहर गई हैं, साफ झूठ था। युवानेर ने अपना मुंह फुलाया। वह थोड़ी नाराज लग रही थी। जियांगचे ने फिर से मेबैक ही चुनी। मेबैक के लिए उसका एक खास लगाव है। कार स्थिर और शालीन, अंडरस्टेटेड है, और इसके अंदर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, बाहर से यह बिल्कुल शांत दिखती है। पूछना मत क्यों, यह पिछले जन्म का अनुभव है। युवानेर, तुम काफी काबिल हो। तुमने इतनी जल्दी मेरी मां का दिल जीत लिया। जियांगचे ने युवानेर को पैसेंजर सीट पर ढकेला और शरारती मुस्कान के साथ कहा। युवानेर कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कल रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जियांगचे ने उसके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। आर आर हनी, तुम्हें क्या लगता है कि अब हमारा रिश्ता कैसा है? प्रेमी? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? या सिर्फ दोस्त? जियांगचे गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ यू वॉनियर की मानसिक दीवारों को एक एक करके गिरा रहा था। उसका हर शब्द यू वॉनियर को कल रात की याद दिला रहा था। उसे लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बड़े बड़े हाथ उसके पूरे शरीर पर रेंग रहे हों। जियांगचे, यू वॉनियर की आवाज में सख्ती थी। उसने जियांगचे की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि पहले मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, लेकिन क्या तुमने मुझे काफी परेशान नहीं कर लिया? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी बुरा भला नहीं कहूंगी। तुम ठरकी, बेशर्म हरामी। किसने कहा कि तुम मेरे प्रेमी हो? सपने देखना छोड़ दो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तुम जाकर अपनी गंदी सोच कहीं और दिखाओ। जियांगचे धीरे से हंसा। उसका मन पढ़ना सच में एक दैवीय शक्ति है। क्या क्या तुम्हारा छोटा सा मुंह थकता नहीं है? तुम अभी भी इतना सब बकबक कर सकती हो? जियांगचे की बात सुनकर युवानेर ने गुस्से में अपने दांत भींचे। जियांगचे, क्या तुम्हारे दिमाग में घटिया बातों के अलावा और कुछ नहीं है? इसी तरह जियांगचे और युवानेर बहस करते हुए झुग्गी झोपड़ियों, स्लम्स वाले इलाके में पहुंच गए। जियांगचे ने फिर से यू वेइवेई को देखा। यंग मास्टर जियांग, आप फिर से यहां आए हैं। भले ही उस महिला का शरीर यूरिमिया यूरिमिया के घावों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। यू वेइवेई ने यू वॉनेर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, और उसने तुरंत गौर किया कि यू वॉनेर अभी भी कुंवारी है। यू वेइवेई बहुत उलझन में थी। एक तरफ उसे डर था कि अगर यू वॉनेर की शादी किसी अमीर खानदान में हुई तो उसे सताया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक बेहतर और ऐशो आराम वाली जिंदगी जिए। ओह, वॉनेर ने कहा कि आपको डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना है, तो मैं आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं उसी रास्ते जा रहा हूं। जियांगचे की बात सुनकर यू वॉनेर हैरान रह गई। ये कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये मेरी मां को अस्पताल ले जाने जितना दयालु कब से हो गया? यू वेइवेई मुस्कुराई और बोली, यंग मास्टर जियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेइवेई, हम इसकी गाड़ी में नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें टैक्सी से ले जाऊंगी। यू वॉनेर अब जियांगचे के साथ और कोई रिश्ता या संपर्क नहीं रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो सच में उसके जाल में न फंस जाए। यू वेइवेई बहुत चालाक थी। युवान एयर की छोटी छोटी चालें उसके सामने बेकार थीं, जिससे उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तुम क्यों नहीं बैठती? यंग मास्टर जियांग खुद ऑफर कर रहे हैं। जियांगचे ने यू वेइवेई को कभी नीची नजर से नहीं देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जवानी में एक बाजारू औरत थी। उसकी नजर में यह महिला वास्तव में सम्मान की हकदार थी। हर ममतामयी मां सम्मान की हकदार होती है। हे, युवानेर, तुम भी तो मेरी गाड़ी में बैठकर ही यहां आई हो। अब इतनी दोगली, हिपोक्रिटिकल क्यों बन रही हो? जियांगचे ने यू वानेर के कान के पास झुककर दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उम्मीद के मुताबिक उसकी इस एक बात ने उस छोटी लड़की का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच हांगजो सेंट्रल अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। एक घमंडी दिखने वाला युवक अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पालथी मारकर बैठा था। उनके सामने एक छोटा सा स्टॉल लगा था, जिस पर एक लकड़ी के बोर्ड पर 8 बड़े अक्षर लिखे थे। खानदानी हकीम, सभी बीमारियों के इलाज में माहिर। अगर यह शख्स मुख्य पात्र, प्रोटागोनिस्ट लिन यू नहीं है, तो फिर और कौन हो सकता है? हालांकि इस समय यह चुना हुआ नायक, चोजन वन, काफी खस्ता हाल में लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जूतों में एक बड़ा छेद था, जिससे उसके पैर का अंगूठा बाहर झांक रहा था। अपनी बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी के बावजूद वह अपने भीतर छिपे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की भावना को नहीं छिपा पा रहा था। बिना मेडिकल लाइसेंस के शहर के अस्पताल के सामने स्टॉल लगाने की हिम्मत किसी में कैसे हो सकती है? यह सिर्फ बिजनेस चुराना नहीं है, यह अस्पताल के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। नतीजतन अस्पताल के गेट पर बहुत से लोग देख रहे थे, और कुछ ने तो सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। बेटा,
क्या तुम्हारी दवा सच में सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है? एक झुकी हुई कमर वाले बूढ़े आदमी ने हिचकिचाते हुए पूछा। लिनियो के होठों पर मुस्कान आ गई। एक बूढ़ा आदमी, उसे बूढ़े लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। ऐसे बूढ़े या तो खुद किसी ऊंचे पद पर होते हैं या उनके बेटे बेटियां बहुत अमीर और शक्तिशाली होते हैं। कम से कम उस बूढ़े की कोई खूबसूरत पोती तो होगी ही। वैसे भी उसे बचाना घाटे का सौदा नहीं है। अपनी डॉक्टरी के दम पर वह टर्मिनल कैंसर के मरीज को भी मौत के मुंह से वापस ला सकता है। ये बातें उसे उसके गुरु पिता ने सिखाई थीं, जिन्होंने उसे डिवाइन हीलर, दिव्य हकीम की कला दी थी। बिल्कुल, मैं घोस्ट डॉक्टर का उत्तराधिकारी हूं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं बचा ना सकूं या जिसका इलाज न कर सकूं। फिर लिन्यू ने सिटी हॉस्पिटल के बड़े बोर्ड की तरफ देखा और तिरस्कार से कहा, मैं उन बीमारियों का इलाज करूंगा जिन्हें अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, और मैं उन लोगों को बचाऊंगा जिन्हें अस्पताल नहीं बचा सकते। मानवता की सेवा ही मेरा धर्म है। इस बयान से वहां हंगामा मच गया। यह तो अस्पताल के सामने खुलेआम अपनी शेखी बघाड़ने जैसा था। शायद प्रोटोगोनिस्ट हेलो के असर के कारण अस्पताल के सभी लोग अपनी समझ खो चुके थे। वे बस लिन्यू का ड्रामा देख रहे थे और ज्यादा से ज्यादा उससे जुबानी बहस कर रहे थे। लेकिन इससे लिन्यू को अपनी शेखी बघारने और लोगों को बचाने से कोई नहीं रोक पाया। अरे बाप रे, ये बंदा इतना घमंडी कैसे हो सकता है? इसे लगता है कि ये वो बीमारियां ठीक कर सकता है जो अस्पताल नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं लगता कि वो बकवास कर रहा है। आखिर अस्पताल के ठीक सामने खड़ा है, तो कुछ तो बात होगी। मुझे तो यकीन नहीं होता। आजकल आयुर्वेद और देसी दवाओं को ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। कुछ जड़ी बूटियां जान बचा सकती हैं। सिर्फ कोई बेवकूफ ही इस पर यकीन करेगा। घोस्ट डॉक्टर, तुमने बहुत ज्यादा नॉवेल्स नॉवेल्स पढ़ लिए हैं। आने जाने वाले लोग, चाहे वो समर्थन करने वाले हों या मजाक उड़ाने वाले, माहौल को गरमा रहे थे, जिससे लिन यू का आत्मविश्वास और बढ़ गया। सब लोग पीछे हट जाओ, अब मैं अपना जलवा दिखाने वाला हूं। बाबा, आपका चेहरा पीला और कमजोर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे ही लिन यू अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हुआ, भीड़ में से दो लोग, एक लंबा और एक छोटा, आपस में बात करने लगे। वाह, बंदर, मंकी, यंग मास्टर जियांग सही कह रहे थे। ये बेवकूफ सच में यहां स्टॉल लगाकर बैठ गया और ये सच में देसी इलाज कर रहा है। अब क्या करें? मुझे लग रहा है कि लिन्यू वाकई काफी काबिल है। क्या हमें उसे सबक सिखाना चाहिए? यह भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर है हम उसकी बैंड बजाने वाले हैं। तो अभी पुलिस को फोन करते हैं, यंग मास्टर जियांग ने कहा था। इस बंदे के पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है। हम जब भी केस करेंगे, जीत हमारी ही होगी। लियू थे ने वांग झेंग के माथे पर चपट लगाई। क्या तुम पागल हो? जियांग मास्टर ने कहा था कि इसमें समय लगेगा। मैंने पहले ही एक्टर्स एक्टर्स को काम पर रख लिया है। वो बूढ़ा आदमी दिख रहा है, वो मेरा आदमी है। क्या वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा एक्टर है? वांग झेंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं? चूंकि यह बंदा अवैध तरीके से डॉक्टरी कर रहा है, हमें पहले इससे अपना इलाज, डायग्नोसिस करवाना होगा और फिर इसे दबोचेंगे। हे। वे दोनों हंसे, लेकिन उनकी मुस्कान धीरे धीरे शैतानी होती गई। बेटो, इस समय लिन यू अपना कमाल दिखाना शुरू कर चुका था। बूढ़े आदमी की नब्ज, पल्स देखने के बाद लिन यू की आंखें अचानक फैल गईं। ये कैसी नब्ज है? ये इतनी डरावनी क्यों है? ऐसी नब्ज मैंने आज तक न कभी सुनी है, न देखी है। लिन यू को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने गुरु के साथ 10 साल से ज्यादा समय तक आयुर्वेद पढ़ने के बाद भी उसने कभी ऐसी नब्ज नहीं देखी। क्या किसी इंसान की नब्ज ऐसी हो सकती है? आरटीवाई, लिन यू पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। जो नब्ज मैंने महसूस की, ये बहुत अजीब है। लिन यू ने सिर उठाकर सामने वाले बूढ़े को एक अजीब नजर से देखा, फिर नब्ज टटोलने के लिए दोबारा सिर झुका लिया। उसकी भौहें और भी ज्यादा तन गईं। माफ कीजिएगा बाबा, आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। लिन यू की बात सुनते ही आसपास के लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? पता है क्या, इस बंदे का नब्ज देखने का तरीका एकदम असली लग रहा है। बूढ़े ने पूछा, मेरी नब्ज में क्या खराबी है? क्या कोई बड़ी समस्या है? लिन यू चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। यह सिर्फ एक समस्या नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। बाबा, अगर साफ साफ कहूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके शरीर के अंदर लाखों लामा अल्पकास नाच रहे हों। अम माफ कीजिएगा, क्या आप अपने कपड़े उतार सकते हैं? लिन यू की बात सुनते ही बूढ़े के तेवर बदल गए। वह ठंडी आवाज में फुफकारा, तुम चाहते क्या हो? मैं इस साल 80 साल का हो गया हूं। क्या तुम इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत नीलाम करना चाहते हो? लिन यू की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये बूढ़ा क्या सोच रहा है? ये तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे मैं इसके साथ कुछ करने वाला हूं। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच मैं गुस्सा नहीं कर सकता। आखिर मैं एक दयालु दिल वाला डॉक्टर जो हूं। बाबा, आपने गलत समझा। मैं तो बस आपका बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है,
मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे जैसा इंसान, एक चमत्कारिक हकीम, मजाक कर रहे हो क्या? उस बूढ़े ने पर्दे के पीछे से मिले पैसे वसूलने के लिए तुरंत एक्टिंग का ड्रामा शुरू कर दिया। सब लोग देखो, ये जवान लड़का मुझ जैसे 80 साल के बुजुर्ग से कैसी अश्लील फरमाइश कर रहा है। ये कैसा हकीम है? बोलते बोलते बूढ़े ने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी और अचानक एक छोटा गुलाबी अंडाकार बॉल उसकी आस्तीन से बाहर गिर गया, जो जमीन पर गिरते ही बज बज की आवाज करने लगा। एक पल में वहां का माहौल भारी हो गया। खूं खूं, ये क्या है? ये मुझ में से क्यों गिरा? लिन यूं सुनने पड़ गया। हे भगवान! वह सोच ही रहा था कि नब्ज देखते समय इतनी अजीब आवाजें क्यों आ रही थीं, जैसे अंदर कुछ पागलों की तरह नाच रहा हो। पता चला कि इस बूढ़े ने अपनी बांह में वाइब्रेटिंग एग वाइब्रेटिंग एग छिपा रखा था, जिसने पूरी नब्ज की लय ही बिगाड़ दी थी। बड़े मियां, क्या आप इसकी सफाई नहीं देंगे? आपने अपनी बांह में यह चीज ठूंस रखी है। साक्षात धनवंतरी भी आ जाएं तो आपकी नब्ज नहीं पहचान पाएंगे, समझे? लिन यू ने तंज कसा। बूढ़ा इस वक्त साफ तौर पर घबराया हुआ और शर्मिंदा था। धत तेरी की, वह बूढ़ा तो एकदम बेकार निकला। उसका चिकन लेग वापस ले लो। बंदर, अब हमें खुद कमान संभालनी होगी। हमें यंग मास्टर जियांग का दिया हुआ काम हर हाल में पूरा करना है। वांग झेंग और ल्यू थियो आपस में फुसफुसाने लगे। जाहिर है, ओरिजिनल सीरीज में लिन यू ने इन दोनों को क्यों कूटा था, इसकी एक वजह थी, क्योंकि ये दोनों वाकई बहुत बेवकूफ थे। किस्मत से लिन यू खुद भी कोई बहुत बुद्धिमान नहीं था। वांग जेंग और ल्यू थियो सीधे आगे बढ़े। ओए ओए, ओए कमीने, तू यहां डॉक्टर बनने आया है? क्या तेरे पास मेडिकल लाइसेंस है? हाँ। तू कौन से मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है बे? दोनों की जुगलबंदी ने लिन यू को चक्कर में डाल दिया, लेकिन लिन यू ने उन्हें पहचान लिया। तुम। वांग जेंग ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। हम तुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तेरे पास लाइसेंस है? अगर नहीं है तो तू गैर कानूनी तरीके से डॉक्टरी कर रहा है, और अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो सीधा जेल जाएगा। दोनों ने इतनी नैतिकता के साथ बात की जैसे वे रातों रात न्याय के देवता बन गए हों और समाज को बचाने निकले हों। ल्यूते बूढ़े को आंखों से इशारे कर रहा था। बूढ़ा एक मंझा हुआ कलाकार था। इस काम से पहले उसने कई फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया था। वह 80 साल का है, लेकिन उसका एक्टर बनने का सपना आज भी जवान है। हाँ हाँ, ये नियम हकीम है। सब कहते हैं कि हकीम पुराना, अनुभवी होना चाहिए, पर यह कल का लौंडा डॉक्टर कैसे बन गया? शुक्र है मैंने इससे इलाज नहीं कराया, वरना इसकी दवाई से तो मैं ऊपर ही पहुंच जाता। लिन यू गुस्से से लाल हो गया। उसका सीना धड़क रहा था। मन कर रहा था कि उस बूढ़े को एक घूंसा मारकर वहीं सुला दे। वांग जेंग और लियू तिये के उकसाने पर अस्पताल के कई कर्मचारी भी बोलने लगे। सही बात है, तुम्हारा लाइसेंस कहां है? आजकल चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथी, मरीज को छूने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? सवालों की बौछार के सामने लिन यू खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगा। भले ही उसे अपनी डॉक्टरी पर पूरा भरोसा था और उसे लगता था कि वह मरते हुए इंसान को भी अपनी शक्तियों से जिंदा कर सकता है, लेकिन उसके पास सच में मेडिकल लाइसेंस नहीं था। पहाड़ से नीचे आने से पहले उसके गुरु ने उसे कभी नहीं बताया था कि लोगों की जान बचाने के लिए किसी कागज के टुकड़े की जरूरत होती है। अब वो लाइसेंस कहां से लाएगा? कृपया शांत हो जाइए। मैं जानता हूं आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। लेकिन भीड़ लिन यू की बातों में नहीं आई। तमाशाबीनों को तो बस तमाशा चाहिए था। खुद को कैसे साबित करोगे? तुम एक बिना लाइसेंस वाले झोलाछाप डॉक्टर हो। कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? अगर तुमने किसी को मार दिया तो पता है इसके नतीजे कितने भयानक होंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कोट और मास्क पहने बाहर आया। उसकी आंखों में लिन यू के लिए गुस्सा साफ था। अपनी आधी जिंदगी डॉक्टरी में बिताने वाले डीन श्याओ ने हजारों सर्जरी की थी। भले ही वह एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन वह आयुर्वेद का सम्मान करते थे। उन्हें नफरत थी तो उन ढोंगियों से जो आयुर्वेद के नाम पर लोगों को ठगते थे। साफ था कि उनकी नजरों में लिन यू एक मामूली ठग था। डीन श्याओ, आप आ गए? डीन श्याओ, देखिए इस लड़के को, ये कितना घमंडी है। बिना लाइसेंस के यहां दुकान खोल के बैठा है। क्या ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? लिन यू अब घबराने लगा था। मैं सच में जान बचा सकता हूं। मैं मुर्दों में भी जान फूंक सकता हूं। तभी इत्तेफाक से इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक एम्बुलेंस रुकी। जल्दी, कोई जल्दी आओ, यहां एक मरीज है जिसकी हालत बहुत नाजुक है। लिन यू के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ये तो वही बात हो गई कि प्यासे को कुआं मिल गया। सब लोग हट जाओ, अब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। बाकियों को नजरअंदाज करते हुए लिन यू सीधा एम्बुलेंस की तरफ लपका। वह जानता था कि ये लोग उसकी बातों से नहीं मानेंगे। सिर्फ उसका हुनर ही इन्हें चुप करा सकता है। तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। गार्ड्स कहां हैं? कहां मर गए सब? यहां एक पागल घुसाया है। लिन यू ने दांत भींचे। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी।
वह सीधा एम्बुलेंस के अंदर घुसा, अपने झोले में हाथ डाला और चांदी की सुइयों वाला एक छोटा कपड़ा बाहर निकाला। प्रोटोगोनिस्ट एक महान हकीम जो एक्यूपंक्चर में माहिर है। लिन्यू जैसा नायक अपनी सुइयों से एड्स तक का इलाज कर सकता था। लेकिन जैसे ही लिन्यू ने एम्बुलेंस के अंदर मरीज की हालत देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अहम, माफ करना भाई। उस मरीज की बांह आधी कुचली हुई थी, सिर की बाईं हड्डी चकनाचूर थी, नाक से दिमाग का पानी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, रिस रहा था और आंखें बाहर आने को थीं। अगर उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन न दिया गया होता तो वह कब का मर चुका होता। लिन्यू की डॉक्टरी यकीनन कमाल की थी। वह मरते को बचाने के लिए मशहूर था। लेकिन लानत है, उसके पास कोई पुनर्जन्म का जादू नहीं था। यह केस उसकी सुइयों के बस का नहीं था। इसे पकड़ो, यह पागल है, किसी पागल खाने से भागा हुआ मरीज है। सुरक्षा गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लिन्यू के पसीने छूटने लगे। ये कैसा जान बचाना है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर से जेल में ही मिलूंगा।